नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। पिछली क्लास में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत हमने प्रयोजन मूलक हिंदी पर चर्चा की थी और जब हम प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करते हैं तो हमने वहां पर एक पॉइंट डिस्कस किया था कि प्रयोजन मूलक का अर्थ होता है उद्देश्य आधारित, अर्थात वो हिंदी जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ प्रयोग की जाए। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कार्यालयी हिंदी की। आप जानते हैं जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसी के अंतर्गत एक हिंदी का रूप है जिसको आप कार्यालयी हिंदी कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसी हिंदी जो किसी कार्यालय, संस्था, सरकारी संस्था या अर्ध सरकारी संस्था में प्रयोग की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्यालयी हिंदी, या आप इसको सामान्य तौर पर कामकाज की भाषा भी कह सकते हैं। वैसे हम संविधान में बात करें बच्चे तो इसको हम लोग राजभाषा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसके पीछे आपने पढ़ा होगा कहानी कि जो राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा हमारे संविधान में दिया गया है और कहा गया है कि जो भी कामकाज होंगे वो राजभाषा हिंदी में होंगे, है ना। तो हिंदी बेसिकली जो राजभाषा हिंदी है, कार्यालयी हिंदी है या कामकाजी हिंदी है, ये सब एक ही प्रकार की कैटेगरी में आते हैं या एक ही आप कह सकते हैं पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जो कार्यालयी हिंदी है वो होती क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका स्वरूप कैसा है और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं प्रयोग करने से संबंधित वो क्या है। महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, यहाँ से जो भी सवाल आएंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं है, आप ठीक से देखेंगे तो कोई भी सवाल यहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हमने बात करनी थी कार्यालयी हिंदी की, अर्थ क्या होता है या कार्यालयी हिंदी कहते किसे हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इसको किसी कार्यालय के अंदर, कार्यालय का तात्पर्य यहां पर ध्यान रखें संस्था, कोई सरकारी संस्था हो सकती है, अर्ध सरकारी संस्था हो सकती है, ठीक है, जहां पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी कार्यालय होगा वहां पर जो हिंदी प्रयोग करेंगे उसको हम कार्यालयी हिंदी कहेंगे। अभी आपने समझा, क्योंकि हम उसमें कोई काम कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कामकाज की भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे कार्यालय हिंदी के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो कार्यालय हिंदी सामान्य रूप से वो हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में और व्यवहार में लिया जाता है। मतलब कार्यालय के अंदर आप एक फॉर्मल हिंदी बोलते हैं तो व्यवहार में भी उस समय वही आती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कार्यालय हो, उसी प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी कार्यालयी हिंदी कहलाती है। इतना आपने याद रखना परिभाषा के रूप में, या कार्यालय हिंदी होती क्या है। संवैधानिक रूप से कार्यालयी हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। इसका तात्पर्य राज्य की भाषा, यानी जो किसी राज कहने का मतलब यहाँ पर राष्ट्र से है। वैसे संविधान में आप देखेंगे राष्ट्र के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्र की भाषा या राज्य की भाषा, और राज्य की भाषा से मतलब क्या है, राजकाज की भाषा, या आप कह सकते हैं प्रशासन की भाषा, या फिर जिसमें सरकारी कामकाज हो रहे हैं वो भाषा, या फिर जो कार्यालय में प्रयोग हो रही है वो भाषा। तो अगर सामान्य शब्दों में समझें तो वो भाषा या वो हिंदी जिसमें किसी कार्यालय में कामकाज होता है। क्लियर। यहाँ पर देखो एक परिभाषा है, वो हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, पत्राचार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उसे कार्यालयी या कामकाजी हिंदी कहा जाता है। तो कार्यालयी, कामकाजी ये सभी शब्द आपको याद रखने हैं, एक ही पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, बात करेंगे संवैधानिक स्थिति। चूंकि हमने कहा कि संविधान में इसको कौन सा दर्जा दिया गया है, ध्यान रखेंगे, जिसको आप राजभाषा यानी राज की भाषा, कामकाज की भाषा कहते हैं, उसको संविधान में स्थान दिया गया है, इसलिए हम उसको इस नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्वतंत्र देश की आधिकारिक राष्ट्रभाषा होती है जिसमें उस देश का ऑफिशियल वर्क होता है, यानी उस देश का अपना कामकाज होता है, और उससे क्या होता है, उस देश का मान गौरव बढ़ता है। तो संविधान के विभिन्न उपबंधों के आधार पर संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को मान्यता दी गई है हमारे भारत के अंदर। अब 1963 की बात करें तो राजभाषा अधिनियम बना था, जिसे बाद में संशोधित रूप में पुनः 1967 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि राजभाषा अधिनियम कब बना था, है ना। तो सबसे पहले 1963 में बना, 1967 में इसको क्या किया गया, दोबारा से संशोधित किया गया, और राजभाषा संकल्प 1968
एवं राजभाषा नियम 1976 ईस्वी का निर्माण हुआ। मतलब हिंदी के विकास के लिए राजभाषा के और ज्यादा उस पर काम करने के लिए बहुत सारे नियम जो है हमारे आए, संशोधित किए गए, बार बार उनको लागू किया गया। इन नियमों एवं अधिनियम के निर्माण का उद्देश्य देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता एवं इसके क्रियान्वयन के लिए उपबंध करना था। देखो, एक दौर ऐसा था ना जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग उठी और बहुत सारे ऐसे हिंदी भाषी यहाँ पर राज्य थे हमारे देश में, क्योंकि हिंदी जो है वो बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, संपर्क भाषा के रूप में भी जानी जाती है। तो हिंदी जो कि एक राजभाषा है, उसे राष्ट्रभाषा देने के लिए जितनी भी कैटेगरी होनी चाहिए या जितनी भी कसौटियां होनी चाहिए, हिंदी उस पर खरी उतरती है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं जो भारत है वो विविधताओं का देश है, बहुत सारी जो अलग अलग लोग हैं, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों को ये लगा या कुछ राज्यों के लोगों को ये लगा कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी तो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दी जाएगी, मतलब हमें जबरदस्ती सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। हालांकि ऐसा होता नहीं, भाषा जो है वो स्वतंत्रता का विषय है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी अपनी मातृभाषा क्या है, लेकिन इससे क्या होता, हमारे राष्ट्र की एक पहचान बनती कि भाई हमारी अपनी भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हालांकि मुहिम बहुत जोरों शोरों से चली थी। तो लेकिन अगर हम राष्ट्रभाषा के रूप में इसको पद पर नहीं बिठा पाए, कोई बात नहीं, राजभाषा के रूप में तो हम इसको जानते हैं। तो इसी राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर ये अमेंडमेंट होते रहे, है ना। तो कुछ कारणों से हिंदी राजभाषा नहीं बन पाई है, इसको मान्यता नहीं मिला है, परंतु राजभाषा के रूप में समस्त काम, सरकारी काम जो है वो इसी हिंदी में होते हैं। विशेषकर जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं उनमें इसके प्रयोग पर बल दिया जाता है। मतलब केंद्र सरकार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा कामकाज हिंदी में किया जाए ताकि इसको बढ़ावा मिले। इसके अलावा हम बात करें तो हिंदी का जो कार्यालय हिंदी है उसका स्वरूप क्या होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ कुछ बातें आप समझ लें, पॉइंट में समझ लें, बाकी लिखने के लिए कभी कुछ आएगा तो आप अपने आप लिख पाएंगे, इतने सेंटेंस आप बना लेंगे। कार्यालय हिंदी का स्वरूप कैसा है, बेसिकली हम हिंदी की बात करें या हम किसी भाषा की बात करें तो उसका काम क्या होता है, संचार करना, यानी हम अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों की भावनाएं समझ सकें। तो एक तरह से अभिव्यक्ति का माध्यम होती है भाषा। और चूंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी कार्यालय में जो प्रयोग की जाती है उसका भी उद्देश्य क्या होता है कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करके जो भी संदेश या जो भी हमें मैसेज पहुंचाना है, जो भी संचार करना है, वो सही तरीके से सुचारू रूप से हो जाए। तो यही इसका उद्देश्य है। अब भारत सरकार राजभाषा विभाग द्वारा आसान हिंदी के प्रयोग पर बल देती है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता था कि हिंदी बहुत कठिन है, तो सरकार ने क्या किया, अलग अलग प्रयास करने शुरू किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको समझ सकें, जान सकें। और इस प्रयास में क्या हुआ कि कई बार अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों को हिंदी में अनुदित करवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। अनुवाद करते समय अधिकांशतः शब्द अनुसार जो अनुवाद होता है उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब शब्द के अनुसार हम लोग अनुवाद करते हैं तो जो अनुवाद किया हुआ यानी मूल जो भाव होता है ना वो कहीं छुप जाता है, क्योंकि किस शब्द का भाव क्या होगा उसके लिए आप कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, एग्जैक्ट शब्द में शायद वो भाव ना मिले। तो इस बात पर जोर दिया गया या इस बात की सलाह दी जाती है कि जब भी आप किसी कार्यालयी पत्र का अनुवाद करें हिंदी में तो उसमें शब्द का अनुवाद ना करके उसके भाव को समझते हुए भाव अनुवाद करें, है ना। अब कार्यालय में आम पत्राचार के अतिरिक्त एक और चीज प्रचलन में है जिसे नोटिंग कहते हैं। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। कार्यालय में क्या होता है, नोटिंग का प्रयोग किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में कोई भी कार्य बिना फाइल पर टिप्पणी के नहीं किया जाता। आप जानते हैं सरकारी कार्यालयों में कहा जाता है भाई आप जो भी काम करेंगे ना, आपका काम कैसे बोलेगा, आपका फाइल वर्क कंप्लीट होना चाहिए। आप फाइल में कुछ करते हैं, कई बार इसका लोग गलत उपयोग करते हैं, देखो काम करेंगे नहीं और फाइल पूरी मेंटेन करके रखेंगे, तो इसका मिसयूज भी होता है। लेकिन अब इंसान कुछ भी काम करेगा ना, उसको दिमाग में याद तो नहीं रख सकता कि उसने क्या क्या काम किया, तो फाइल हर काम की होती है और इसी को आप कहते हैं, जब फाइल पर उसको चढ़ा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, नोटिंग कहा जाता है। कार्य करने वाला सहायक कोई भी बात या अपने उच्चाधिकारी को फाइल पर नोट के रूप में लिखकर कराता है, इसे अंग्रेजी में नोटिंग कहा जाता है। कार्यालय के पत्राचार का यह प्रथम सोपान होता है। एक तो ध्यान रखना है आपको, जब सरकारी, अर्ध सरकारी
या किसी भी कार्यालय के पत्रों का अनुवाद होता है तो सबसे पॉइंट याद रखेंगे महत्वपूर्ण कि वहां पर शब्द अनुवाद नहीं करना चाहिए, वहां पर भाव अनुवाद को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। और कोई भी जो अनुवाद किया जा रहा है या कोई भी मैसेज पहुंचाया जा रहा है तो उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है नोटिंग, यानी उसको फाइल पर एंट्री करना, तो वो भी हिंदी में हो सकती है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कि कार्यालय हिंदी और अंग्रेजी में यदि अंतर करना हो तो हमेशा ये कहा जाता है कि जो हिंदी प्रयोग की जाए ना वो आसान भाषा की हिंदी हो, बहुत डिफिकल्ट लेवल की हिंदी ना हो, ताकि उसको जिसको समझाना है या जिस भाव से लिखा जा रहा है उसको आसानी से समझ सके और स्पष्ट शब्दों में उसको प्रस्तुत करना चाहिए। राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हिंदी में प्रस्तुत किए गए मसौदे के लिए कोई भी अधिकारी उसके अंग्रेजी अनुवाद की मांग नहीं कर सकता। देखो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। जब अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाने लगता है तो ऐसा लगता है कहीं हिंदी में लिखे या हिंदी में हम कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आए, फिर उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसको बहुत ही क्लियरली राजभाषा अधिनियम के उपबंधों में भी कहा गया है कि कोई भी मसौदा अगर हिंदी में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं मांगा जा सकता, उसको हिंदी में ही स्वीकार करना पड़ेगा। अनुवाद की प्रक्रिया में हमेशा व्याकरणिक शुद्धियों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि थोड़ी सी अशुद्धि हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाने का अंदेशा होता है। हिंदी में लिखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वाक्य संरचना में शब्दों का क्रम यदि आगे पीछे भी हो जाए तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। ऐसे में हिंदी में सरकारी कामकाज अत्यधिक आसान हो जाता है। तो ये हिंदी के स्वरूप की हम बात कर रहे थे, किस तरह की हिंदी लिखी जानी चाहिए। आसान भाषा में लिखी जानी चाहिए, अनुवाद करते समय भाव अनुवाद पर जोर देना चाहिए, जो लिखा गया है वो स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, है ना, अशुद्धि नहीं करनी चाहिए, व्याकरणिक अशुद्धियों से बचना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, कार्यालयी कुछ शब्दावलियां होती हैं जो हर ऑफिस में प्रयोग की जाती हैं, तो उन यूनिक शब्दों का प्रयोग जो है करना चाहिए, जो शब्दावलियां हैं। अब हिंदी के प्रयोग की सावधानियां, हम जब कार्यालय हिंदी यानी हिंदी को कार्यालय में प्रयोग करेंगे तो किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप विशेषताओं के तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं कार्यालय में, तो कार्यालय हिंदी सहज, सरल और संप्रेषणीय होनी चाहिए। अर्थात जो भी आप बोल रहे हैं उसमें पूरा भाव, संप्रेषण यानी संचार एक तरह से होना चाहिए। इसमें लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग ना होकर आमतौर पर अभिधा का प्रयोग होता है ताकि वो पठनीय एवं बोधगम्य हो जाए। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप अभिधा कहते हैं शब्द शक्ति है जिसमें किसी वाक्य को पढ़ते ही आपको तुरंत उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, जबकि जो व्यंजना और लक्षणा है उसमें सीधे अर्थ नहीं आता है ना, व्यंग के भाव में या घुमा फिरा के बात कही जाती है। तो हमेशा सीधी बात, सपाट बात कहनी चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि अभिधा में प्रयोग करना चाहिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। कार्यालय हिंदी तथ्यात्मक होती है और इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सरल और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग ही श्रेयस्कर होता है, न कि मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बहुत बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, सरल वाक्य होने चाहिए, मिश्रित या संयुक्त वाक्य नहीं होने चाहिए। जैसे कोई बैठक है और 25 दिसंबर 2014 को होने वाली है, वो स्थगित हो गई, तो आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो 25 दिसंबर बैठक जो कि 25 दिसंबर 2014 को होने वाली थी स्थगित हो गई। इसके बजाय आप क्या कह सकते हैं कि 26 दिसंबर 2014 को होने वाली बैठक स्थगित हो गई। अभी यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं आप, यहाँ से देखिएगा, बहुत ये सरल वाक्य है। क्या है, सरल वाक्य है। अब यहाँ पर बैठक जो कि 25 दिसंबर को होने वाली थी, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। तो बात वही है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा अर्थ ग्रहण करने की जो क्षमता है उसमें खरा नहीं उतर रहा ये वाला, क्योंकि ये बहुत समझना पड़ेगा भाई कौन सी बैठक कैसी बैठक, और ये बिल्कुल सपाट शब्दों में कह दिया गया। तो ये तो हो गई प्रयोग की सावधानियां। अब थोड़ी सी हम चर्चा और करते हैं कि इसकी और क्या विशेषताएं हैं। जब आप कार्यालय हिंदी लिख रहे हैं या कार्यालय में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से इन विशेषताओं को ध्यान में रखना है। एक तो ध्यान रखिए संप्रेषणीयता, यानी संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए उसमें। वही बात हो गई कि जो आप कहना चाह रहे हैं ना बहुत क्लियर होना चाहिए, आप इस तरह की हिंदी का प्रयोग करें, सरल शब्दों का प्रयोग करें, है ना, सरल वाक्य बनाएं, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा स्पष्ट होना चाहिए,
बहुत क्लिष्ट शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, वरना स्पष्टता चली जाएगी। जो भी आप कहना चाह रहे हैं बहुत क्लियर शब्दों में लिखा होना चाहिए और बहुत सरल तरीके से उसको लिखा जाना चाहिए, ताकि समझने वाले को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। औपचारिकता होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल औपचारिक शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि पारिभाषिक शब्दावली उसमें आएंगे, लेकिन पूरी औपचारिकता के साथ जिस फॉर्मेट में, मतलब जो भी जिस तरीके का आप लेखन कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप पत्र लिख रहे हैं, है ना, आप टिप्पणी लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको उसका प्रयोग करना है। अलंकारहीनता, देखो अलंकार का मतलब क्या है? अलंकार बेसिकली हम प्रयोग करते हैं बातों में सुंदरता लाने के लिए, है ना। जब हम कविता लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं तो उसमें कुछ बातों को घुमा फिरा देते हैं। जैसे श्लेष का प्रयोग कर दिया, एक ही शब्द है लेकिन अर्थ आपको बहुत सारे निकालने हैं। तो अलंकार से बचना चाहिए, शब्द बिल्कुल सीधे साधे सपाट होने चाहिए, कहने का भाव वही है। अभिधा में लिखना चाहिए, मतलब कहने से पहले ही अर्थ समझ में आ जाए, यानी आपने एक लाइन पढ़ी तो आपको तुरंत उसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। विषय संगतता, जिस विषय पर आप लिख रहे हैं ना, उस विषय के उपयुक्त होनी चाहिए आपकी बातें। और कर्मवाच्य का प्रयोग, आपने देखा होगा कर्मवाच्य का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। कर्मवाच्य मतलब जैसे उसके द्वारा ये किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा ये लाया गया, बिल लाया गया, है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा ये सब हुआ है, तो कर्मवाच्य का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है। पुनरुक्तिहीनता विशेष बात है, किसी बात को ना पुनः उक्ति यानी बार बार रिपीट नहीं करना है। एक लाइन में अगर एक बात के लिए कुछ लिखा है तो उस शब्द को दोबारा रिपीट नहीं करना है, एक ही बार में अपनी बात को खत्म करना है। श्रृंखलाबद्धता या क्रमबद्धता आप कह सकते हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप पत्र के माध्यम से, जिस भी माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब हर बात को, कौन सी बात ज्यादा जरूरी है, फिर उसके बाद कौन सी बात आनी चाहिए, उस हिसाब से क्रमबद्धता होनी चाहिए। और पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग, जैसा कि मैंने कहा। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे आप कार्यालय में प्रयोग करते हैं, भाई एक शब्द है पावती, है ना, आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप अभिवादन कर रहे हैं, है ना, महोदय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप हर जगह तो नहीं करते, आपने महोदय शब्द का प्रयोग किया, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने अंत किया तो भवदीय शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह के कुछ शब्द होते हैं जो आपको प्रयोग करने हैं स्थिति के अनुसार। सभ्य एवं सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करना है, ऐसा ना हो कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दें कि सुनने वाले को पसंद ना आए। तो हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि पढ़ने या सुनने वाला उसको पढ़कर मतलब ये सुनिश्चित कर ले कि हाँ, जो लिखने वाला है वो बहुत सभ्य है, सुसंस्कृत है, क्योंकि वहां पर एक वर्क कल्चर होता है, आपको उसको भी वहां पर दिखाना है। तो बेसिकली ये मुख्य रूप से विशेषताएं कार्यालयी हिंदी की। और इससे पहले जो आपने देखा वो इसके प्रयोग की सावधानियां थी। इसके अलावा आपने इसका स्वरूप देखा कि भाई इसका स्वरूप कैसा होता है और संविधान में क्या स्थिति है हिंदी की। इसके अलावा कार्यालयी हिंदी किसे कहते हैं। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।